नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप जानते ही हैं, हर सप्ताह एक नए विषय के साथ हम उपस्थित हो जाते हैं आपके समक्ष और कोशिश करते हैं कि जिस भी विषय को हम चुनें उस विषय में स्टूडियो में बैठकर अपने विशेषज्ञ के साथ विस्तृत रूप से चर्चा करें, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस विषय में जानकारी दे सकें। आज का जो विषय है वो है इम्प्लांट सर्जरी या हम ये कहें कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी या डेंटल इम्प्लांट विषय पर हम बात करेंगे। अगर आपके मन में भी किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, दांतों के संबंध में अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कॉमन अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ तक अपने प्रश्नों को पहुंचा सकते हैं। हम बात करेंगे इम्प्लांट पर और सर्जरी पर, और हमसे संपर्क करने के लिए आपको ज़रूरत होगी हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स की, जिन नंबरों के माध्यम से आप हमसे संपर्क करेंगे, अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाएंगे। तो जल्दी से पहले हमारे नंबर्स लिख लीजिए। हमारे नंबर हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए होंगे, मिला लीजिए। 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपके प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और हम अपने YouTube के दर्शकों को भी बता दें, अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, अगर कोई जिज्ञासा है तो लिख भेजिए। कोशिश करेंगे आपके कमेंट को भी अपने कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। दर्शकों, दांतों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हैं, हम ये कहें, या फिर शायद संख्या में 32 होने की वजह से हम अपने दांतों के प्रति थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं। थोड़ी सी, अगर जब तक कि बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मैनेज करें और उसको हम लगातार इसी तरह से निकालते रहते हैं समय। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो हम जाकर डॉक्टर के पास अपने वो दांत जो है वो उखड़वा देते हैं। और जब हम किसी दांत को उखड़वा देते हैं तो क्या उसकी जगह पर नए दांत का लगवाना ज़रूरी है या नहीं है, ये सारी बातें हम आज ज़रूर जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि अगर दांत कोई हम उखड़वा देते हैं तो उस जगह को खाली छोड़ना ठीक नहीं होता है। तो इसी विषय में बहुत सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं, और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर योगेश्वरी कृष्णन। आप प्रोस्थोडोंटिस्ट हैं। डॉक्टर योगेश्वरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। बिल्कुल, और हमें तो ये है कि हम चाहेंगे आज हमें बहुत सारी जानकारी आपसे मिले। हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, और हमारे ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है, जैसे कि हमारे दर्शक जानते ही हैं, इस वक्त आप हमें सजीव देख रहे हैं और अपने प्रश्नों को आप हम तक पहुंचाएंगे। तो जब तक हमारे कॉलर हमसे जुड़े, हम कॉमन डेंटल प्रॉब्लम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इससे पहले कि हम इम्प्लांट पे जाएं। किस तरह की कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स आजकल आप देख रही हैं, अगर मैं एज वाइज देखूं? सबसे ज़्यादा जो दांतों की कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है डेंटल केरीज, यानी दांत में कीड़ा लगना, जिसे आम भाषा में छोटे बच्चों की बात करें तो हम एज वाइज इसको डिवाइड कर देते हैं। एज वाइज भी, और वैसे भी देखा जाए तो कॉमनेस्ट दांत में कीड़ा लगना ही होता है, जिसकी वजह से बाद में दांत निकालना पड़ जाता है। अच्छा। तो बच्चों में भी केरीज सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब पेरेंट्स एक गलती ये भी करते हैं कि रात में सोते समय बच्चे को दूध की बोतल लगा के सुला दिया, तो उस समय पे नर्सिंग बॉटल केरीज इसको बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। अगर बात करें कि कीड़ा लगता कैसे है, क्या ये सच में कीड़ा है जो दांत को खा रहा है, तो नहीं। एक्चुअली हमारे मुंह में क्या होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मुंह में, वो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है। पर जब साफ सफाई ना रखी जाए, मुंह में खाना छोड़ा जाए, तो ये जीवाणु उस खाने के ऊपर एक्ट करते हैं और फिर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड जैसे, तो वो धीरे धीरे दांत को गलाना शुरू कर जाता है और दांत डीमिनरलाइज होता है, तो वो दांत वहाँ से गलते गलते आगे बढ़ता है। अच्छा, कई बार हमने छोटे बच्चों में ये देखा है कि उनके सेंटर के जो दांत होते हैं वो पहले थोड़े से ब्लैक होते हैं सेंटर से। हम कहते हैं कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाई है, मीठा खाया, तो इसकी वजह से उसका सेंटर से वो दांत खराब होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे हम देखते हैं वो शेप, धीरे धीरे वो दांत खत्म हो जाते हैं आगे से पूरी तरह से।
जैसे हमने बात करी नर्सिंग बॉटल केरीज की, तो मेन चीज़ यही है, अगर मुंह में कुछ भी बच्चे के सुलाते समय रह रहा है तो नीचे क्या है, जीभ होती है, थूक बनता है, तो नीचे वाले दांत साफ हो जाते हैं फिर भी, पर ऊपर वाले दांतों पे क्योंकि थूक नहीं जाएगा, जीभ उसे साफ नहीं कर पाएगी, तो खाना वहाँ पे फंसा रह जाता है। अच्छा, तभी हमने देखा ज्यादातर बच्चों में ऊपर वाले दांत, बिल्कुल ऊपर के दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, इसके अलावा और किस तरह की दिक्कत आती है बच्चों में, अगर बात करूँ तो? बच्चों में फिर एक दिक्कत ये हो गई, उसके बाद थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा होता है तो कई बच्चों में देखा जाता है आजकल डिलेड माइलस्टोन्स हैं, तो दांत निकलता नहीं है आसानी से, और जब दांत नहीं टूट रहा है तो जो नया वाला दांत आता है वो आगे पीछे आने लग जाता है, तो ये भी काफ़ी समस्या रहती है। अच्छा, ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात। कॉमन डेंटल प्रॉब्लम में यूथ में अगर हम बात करें तो किस तरह की समस्या? यूथ में अगर मैं सबसे पहले लड़कियों की बात करूँ, हमारी किशोरावस्था में क्या होता है, उनके हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। तो जो बेसिक 2 हार्मोन होते हैं महिलाओं के, वो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन होता है। तो जब ये बढ़ने शुरू करते हैं किशोरावस्था में, तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो खून की मात्रा होती है वो मसूड़ों की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो इस वजह से जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों की सूजन, ये बहुत कॉमन होता है। इसके लक्षण यही हैं, ब्रश करने में खून आना, मसूड़ों का सूजा रहना, तो ये सब देखने को मिलता है उस समय। अच्छा, यूथ में अगर गर्ल्स की बात करें तो, अगर बॉयज़ की बात करते हैं, बॉयज़ की बात करें तो वो वही है, अगर साफ सफाई नहीं रखते। दूसरी चीज़, अगर स्मोकिंग की तरफ बच्चा जाना शुरू कर जाता है उस यूथ एज में, तो अगेन जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, ये बहुत कॉमन है। मसूड़ों की समस्या भी आ जाते हैं, ये यही है, वो दांत से सफाई नहीं कर पाते, चाय कॉफ़ी का सेवन जो ज़्यादा करेंगे, तंबाकू का सेवन करना शुरू कर देंगे, तो स्टेनिंग बहुत कॉमन है दांतों की। अच्छा, अब एल्डर एज में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, दांत आड़े तिरछे होने लग जाते हैं, एक आध गिर भी जाते हैं, तो किस तरह की दिक्कत होती है ये मैं आपसे पूछूंगी बाद में। पहले कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो संध्या मैडम, गुड इवनिंग। नमस्कार सर। हाँ, मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ भोपाल से। जी, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं डॉक्टर, मैडम नाम क्या है मैडम का? योगेश्वरी जी, डॉक्टर योगेश्वरी। मेरा प्रश्न डॉक्टर योगेश्वरी से यह है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट और डेंटल इम्प्लांट सर्जरी में क्या फर्क है? देखिए प्रदीप जी, दूसरा ये, एक मिनट, लेट मी फिनिश। जी जी। और दूसरा ये कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जब व्यक्ति को रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? प्रदीप जी, हमें बड़ी खुशी होती है, आप हर बार हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन आप हमारे पूरे कार्यक्रम का सार अपने प्रश्नों में छुपा लेते हैं। जी जी जी, ये गलती है, कुछ गलत करते हैं क्या ये? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही करते हैं प्रदीप जी, और लेकिन हमें ये अच्छा लगेगा कि अगर आप पूरे आधे घंटे का हमारा शो देंगे, हम आपके प्रश्नों को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप सोचिए, हमको मंडे का ये प्रोग्राम का वो इंतजार रहता है, और मैं टाइम निकाल कर ये प्रोग्राम देखता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक रिसर्च ओरिएंटेड आदमी हूँ, इसलिए सारा बेसिक निचोड़ सारी चीजों में आपको मिलेगा। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, तो उसमें भी आपको रिसर्च मिलेगी। चलिए, आप प्लीज बताइए। जी जी प्रदीप जी। तो जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों कराना पड़ेगा? रूट कैनाल का मतलब क्या है? दांत की नस का इलाज। तो जैसे हमने अभी कीड़े की बात करी, तो दांत का क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या है? ऊपर की जो लेयर होती है दांत की, वो एनामल होती है, उसके अंदर डेंटिन होता है, और उसके अंदर दांत की नसें होती हैं, जो पल्प होता है दांत का। तो अगर कीड़ा फर्स्ट लेयर में है, एनामल में है, पेशेंट को दर्द नहीं होता। उसके नीचे डेंटिन में पहुंचता है तो थोड़ा ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। हाँ, और ठंडे गर्म की जो प्रॉब्लम आती है वो अच्छा इसी वजह से आती है। डेंटिन तक थोड़ा सा कीड़ा लगना या डेंटिन एक्सपोज हो जाना, कई दफा मसूड़ा नीचे खिंच जाता है तो डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, तो उस समय भी ठंडा गर्म लगता है। और अगर इसके और अंदर कीड़ा पहुंच जाए, पल्प में पहुंच जाए, जो नस है दांत की, तब बहुत तेज दर्द होना, सोते समय दर्द बढ़ जाएगा, लेटेगा पेशेंट तो दर्द बढ़ने लग जाएगा। ये अनटॉलरेबल पेन हो जाता है उस समय, जो बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो इस समय लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 ही तरीके बचते हैं। अगर दांत फिर भी बचाया जा सके तो हम दांत की नस का इलाज करके उसे बचाते हैं, जो कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, या दूसरा फिर यही रह जाता है कि दांत निकलवाना पड़ता है। अच्छा, अब जैसे इन्होंने इम्प्लांट के बारे में भी पूछा था, तो इम्प्लांट की चर्चा हम प्रदीप जी ज़रूर आगे करने वाले हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में आज विषय ही वही है। तो योगेश्वरी जी, जैसे मैंने अभी कहा कि दांतों में जब एल्डर एज में आते हैं तो आड़े तिरछे दांत हो जाना, कोई दांत गिर जाना, तो ये किसी बीमारी की वजह से है या एक एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है? एज से रिलेटेड तो अब ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब हम सब काफ़ी मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं खुद को, तो दांतों को क्यों ना रखें।
शुरू से इसके मेंटेनेंस की जरूरत है। जी बिल्कुल, 2 बार ब्रश करना, फ्लॉस करना, ये सब अगर आप करते रहेंगे तो दांतों की समस्या अपने आप ही कम हो जाती है। अच्छा। और बात करें दांतों के हिलने लगेंगे दांत या गिरने लगेगा, तो उसके 2 रीज़न रहते हैं। एक तो आपका पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है, जैसे हमने मसूड़ों की तकलीफ की बात करी, तो मसूड़ी की जब ये तकलीफ आगे बढ़ती है, पहले जब जिंजिवाइटिस बोल रहे हैं हम उसे, तो जिंजाइवा क्या होता है, मसूड़ा होता है, और उसकी इन्फ्लेमेशन की बीमारी हो गई, ये आगे चल के पेरियोडोंटाइटिस बनती है। यानी कि जो हमारा पेरियोडोंशियम है, जिसमें हमारी हड्डी आती है, दांत को पकड़ने वाले हमारे लिगामेंट्स आते हैं, इस तक अगर ये जिंजिवाइटिस बढ़ जाए तो ये पेरियोडोंटाइटिस बनता है। एक तरह का इन्फेक्शन है। जी इन्फेक्शन है, ये प्रोसीड करेगा अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा तो। इसमें क्या होगा, मसूड़ा नीचे खिंच जाएगा दांत का, दांत लंबा दिखने लगेगा, ठंडा गर्म लगने लगेगा, धीरे धीरे दांत हिलेगा। आम बोलचाल की भाषा में हम पायरिया बोलते हैं। पायरिया लगना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज है ये कि मतलब जिससे क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं वो दांतों को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे दांत हमारे हिलने लग जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो सारी दिक्कतें हमने डिस्कस कर ली। और एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो ये कि मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम, क्या ये दांतों की वजह से है? कह सकते हैं दांतों की वजह से। मुंह में स्मेल आना तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि लोग आपसे दूर भागने लग जाएंगे। अगर हम खुद सोचें कि सबसे ज़्यादा गंदी बदबू कहाँ से आती है, तो वो पब्लिक यूरेनल से आएगी, या दूसरा ले तो अंडे के छिलके में से भी बहुत बुरी स्मेल आती है। तो जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु इनमें होता है और जो ये स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है, वो ऑलरेडी हमारे मुंह में होता है। अच्छा। वो मुंह में ही रहता है, और अगर आप खाना छोड़ के रखेंगे तो वो उस पर जाके एक्ट करेगा, उसको खाएगा, अपने आप को ग्रो करेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लग जाती है मुंह से। अच्छा, तो पर इसका इलाज यही है कि 2 बार ब्रश करना है, जीभ को ज़रूर ब्रश करना है। अच्छा। क्योंकि हमारी टंग भी अगर कोट हो जाएगी, उस पर बैक्टीरिया जमेगा, खाना जमेगा, तो वहाँ से भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। पर कई दफ़ा ये शारीरिक बीमारियों की वजह से भी मुंह की स्मेल होती है, तो उसकी जांच करानी भी ज़रूरी है। कई दफ़ा होता है कान नाक गले की समस्या हो तब भी मुंह से स्मेल आती है, अगर लिवर की समस्या है तब भी स्मेल आती है, डायबिटीज़ के कई पेशेंट्स में मुंह की स्मेल आती है, तो उसमें थोड़ा सिस्टमिक इलाज की तरफ भी जाना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल नियमित अगर अपने दांतों की देखभाल कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी तरह की दिक्कत है, स्मेल है, तो किसी और परेशानी की वजह से वो स्मेल आ सकती है। अच्छा डॉक्टर योगेश्वरी, अब आ जाते हैं हम इम्प्लांट पे, क्योंकि इम्प्लांट पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है, हमारे यूथ हैं, जैसे एक्सीडेंटल उनके दांत मिस हो गए या फिर पायरिया की वजह से पूरे दांत उनके गिर गए, लेकिन उनको जानकारी का अभाव है। आज के समय पे कोई भी अपना डेंचर लगवाना नहीं चाहता, जो निकाल के रखना उनको पड़े, कंफर्टेबल नहीं होते। और अब यंग यूथ की हम बात करते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, देखने में अगर वो अच्छे नहीं लगते, स्माइल उनकी अच्छी नहीं है, तो वो भी बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। तो अब हम इम्प्लांट पे बात करते हैं कि किस तरह से अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, या पायरिया के लिए भी कोई एज नहीं होती है, कभी भी वो पायरिया हो सकता है, दांतों में लग सकता है, तो अगर पूरे दांत हमारे आगे के गिर गए हैं तो किस तरह से मैनेज किए जा सकते हैं, क्या करें? जैसे हमने इम्प्लांट की बात शुरू कर दी है, तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगी कि 2 तरीके से आप दांतों को रिप्लेस करा सकते हैं, बदल सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। एक आपका निकालने उतारने वाला तरीका हो गया, जिसके लिए अब लोग नहीं जानते, बिल्कुल नहीं मानते अब। तो उसमें वही होता है, आपके कृत्रिम और पूरे मुंह के जबड़े लगते हैं जो निकालते उतारते हैं, और रोज रात को आपको निकाल के पानी में रखते हैं। बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन हमारा फिक्स तरीका होता है। अब फिक्स में भी हमारे 2 चीज़ें आती हैं, या तो वो दांत के सपोर्ट से लग जाए, तो उसमें आता है हमारे क्राउन्स और ब्रिजेस। अच्छा। या तो दूसरा तरीका जो इसमें है वो है इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट से पहले क्राउन और ब्रिजेस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या है ब्रिज? तो जो क्राउन्स होते हैं, बेसिकली अगर दांत आपका थोड़ा टूट गया है, अंदर थोड़ी सी जड़ बची हुई है दांत की, उसके मतलब रूट्स हैं, लेकिन ऊपर का क्राउन उसका टूट गया है, कुछ पोर्शन उसका डीके हो गया था, कीड़ा लग गया था, ये सब है, तो हमने दांत को बिल्डअप कर लिया है, रूट कैनाल कर दिया, फिर उसको बचा लिया थोड़ा सा, तो अब वो दांत क्या है, वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा दिखने का भी उतना बाहर नहीं है मसूड़े से, तो हम उससे बचाने के लिए कैप क्या होगी, क्राउन को लोग कैप भी बोलते हैं। तो दांत है, दांत के ऊपर अगर हम कोटिंग दे रहे हैं किसी चीज की, पूरा चारों तरफ से जो उसको घेरेगा, वो हमारा क्राउन हो गया। अच्छा, उसको कैपिंग कर दी, कैपिंग कर दी उसकी, तो इससे हमारा दांत मजबूत हो जाएगा थोड़ा सा, और इसकी थोड़ा हमारी उम्र बढ़ जाएगी दांतों की। और सिमिलर हमारा ब्रिज होता है। ब्रिज का मतलब हो गया जैसे पुल हो गया, तो पुल क्या करता है, 2 तरफ से सपोर्ट लेता है, तो ऐसे ही अगर बीच के दांत नहीं है, तो जो अगल बगल वाले दांत है
उनसे सपोर्ट लेके हम ब्रिज लगा देते हैं। तो उन दांतों का प्रिपरेशन होगा, उस पे कैप लगेगी और जुड़ा हुआ एक पुल बन जाता है, जो बीच के मिसिंग है वो रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर क्राउन की बात करें या ब्रिज की बात करें तो क्या ये एक बार लगाएं ताउम्र चलेगा? जी, अगर मेंटेनेंस अच्छी है, जैसे दांतों की मेंटेनेंस करनी ज़रूरी है, इसकी भी बहुत ज़रूरी है। आप खाना नहीं फंसने देंगे, इसकी भी साफ़ सफाई रखेंगे, तो किताबों के हिसाब से तो 15 से 20 साल कहीं नहीं जाता है। नहीं, अगर ब्रिज की मैं बात करती हूँ, माना कि हमारा एक दांत गया है और साइड के 2 दांतों का सपोर्ट हमने लेकर एक ब्रिज उस पर लगा दिया, लेकिन वो साइड के 2 दांत अगर लूज हो गए तो उसके बाद ब्रिज का तो कोई काम नहीं होगा। जी, वो आपने बिल्कुल सही कहा, बट साइड के 2 दांत लूज होने का फिर यही है कि पेशेंट अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा, फिर उसमें कुछ और दिक्कत हुई है। अच्छा, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम बात करें तो ब्रिज उतना सक्सेस शायद ना हो जो शॉर्ट टर्म के लिए ब्रिज लेकिन लगाया जा सकता है। ब्रिज का पहले तो इम्प्लांट आने से पहले ब्रिजेस ही होते थे। तो उसका भी किताबों के हिसाब से तो 25-30 साल भी ब्रिज चल जाता है, अगर आपके सारे दांत मजबूत हैं तब। जी तब। और आजकल तो पहले इंटेंशनल आरसीटी कर देते हैं, जैसे आपने बोला अगर वो दांत में दिक्कत होने लग जाए, उसमें कीड़ा लग जाए जो साथ वाले दांत है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए हम शुरुआत में ही क्या करते हैं, जिनसे सपोर्ट लिया जा रहा है उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा दिया, फिर उनकी कैप करके साथ में ब्रिज बना दी, तो इससे वो दांत की भी थोड़ा लंबा और हमारा उसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि ब्रिज जो है लंबे टाइम तक मेंटेन रहे। अच्छा, अब इम्प्लांट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था हमारी कंट्री में। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये न्यू टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है हमारी कंट्री में, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो 30-35 वर्ष तो हो चुके हैं शायद हमारी कंट्री में भी, लेकिन लोगों को जानकारी अभी भी नहीं है इम्प्लांट्स के बारे में, तो उसके बारे में बताएं आप। इम्प्लांट जैसे हमने अभी बात करी ब्रिज की, तो हमें 2 साथ वाले दांत भी खराब करने पड़ रहे हैं एक तरीके से, मान ले तो उसको भी हम शार्पन करेंगे। हाँ, उसको भी हम प्रिपेयर करेंगे, कट करेंगे, फिर उस पे क्राउन लगेगा। तो अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं और अपनी हड्डी भी बचाना चाहते हैं तो इम्प्लांट एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इम्प्लांट कैसा हो गया, हड्डी में एक स्क्रू की तरह अंदर डल जाएगा। और जो वो स्क्रू है वो क्या काम करेगा, जैसे आपका नेचुरल दांत होता है उसमें जड़ होती है, बिल्कुल वो जड़ की तरह काम करता है। तो सर्जरी करके वो जड़ अंदर डाल दी जाती है, वो स्क्रू अंदर डाल दिया जाता है इम्प्लांट का, और फिर उसे 3 से 6 महीने लगते हैं अपनी पकड़ बनाने में हड्डी के साथ। इस प्रोसेस को ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसके बाद हम इसके ऊपर कैप लगाते हैं। तो 4 से 6 महीने जो आप बता रहे हैं, हमने इम्प्लांट में एक स्क्रू इम्प्लांट कर दिया हमारे जॉ में, जहाँ पर हड्डी है बोन में, उसके बाद हमें उसको छोड़ना होगा? जी, छोड़ना पड़ता है। कितने महीने तक छोड़ना होगा? जैसे इम्प्लांट में बताऊं तो वो 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं आप उसको। नीचे का जो हिस्सा हो गया, जो सबसे पहले सर्जरी करके आपने हड्डी में डाल दिया जहाँ दांत नहीं है वहाँ, तो उस पोर्शन को हम इम्प्लांट बॉडी कहते हैं। उसके ऊपर आपका जो धड़ वाला हिस्सा आएगा जिसके ऊपर क्राउन लगेगा, उसको अबटमेंट कहते हैं। वो सेकंड स्टेज में लगता है, और फिर तीसरे स्टेज में इम्प्रेशन वगैरह लेने के बाद आपका क्राउन बन जाएगा। जी, तो ये तो हो गया, लेकिन अगर 3 से 4 महीने का हमें दांत को अपना छोड़ना है तो इसका मतलब बिना दांत के रहना होगा फिर तो, अगर इम्प्लांट हम करवाने जा रहे हैं तो? कई तरीके होते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट भी डिपेंड करेगा। अगर मान ले कि पेशेंट की हड्डी बहुत अच्छी है, बिल्कुल यंग पेशेंट है और आगे का दांत है, तो वो बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा, वो कहेगा मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, आप दांत लगा रहे हैं तो मुझे शुरुआत से दांत मिलना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांट के लिए तो पेशेंट नहीं आ रहा, पेशेंट तो हमारे पास दांत लगवाने के लिए आएगा। बिल्कुल। तो इसमें कई तरीके होते हैं, ये लोडिंग पे डिपेंड करता है। अगर बोन क्वालिटी अच्छी है तो हम टेम्परेरी दांत उसके ऊपर लगाकर दे सकते हैं। अच्छा, एक मैंने बेसल इम्प्लांट के बारे में सुना, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, वो क्या है? शॉर्ट बिल्कुल कम टाइम में लग जाता है बोल के सुना है हमने। जी, इम्प्लांट एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं, जिसमें बेसल एक तरीका है इम्प्लांट का जो न्यू आ रखा है आजकल। तो जो इम्प्लांट के टाइप्स हैं वो है जहाँ आप उसको हड्डी में लगाते हैं उस हिसाब से वो होता है। अगर हड्डी में बिल्कुल अंदर डाल के जो जबड़ा है उसमें लगाया जा रहा है तो उसको हम एंडोस्टियल इम्प्लांट बोलते हैं, जिसका बेसल एक टाइप है। अच्छा। और अगर उसके लिए हमारी जॉ की जो हड्डी है उसको मजबूत होना जरूरी है? जी जी जी, वो तो हर इम्प्लांट के लिए मजबूती उसकी बहुत ज़रूरी है। अगर माना, मैं आपकी बात को थोड़ा सा घुमा रही हूँ, क्योंकि अगर माना किसी की नीचे की, जैसे अगर जॉ की हम बात करें तो हड्डी अगर कमज़ोर है तो क्या उसमें इम्प्लांट नहीं लगेंगे? किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जी, ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांट नहीं लग पाएगा ऐसे पेशेंट में, बिल्कुल लग सकता है और सक्सेस भी रहती है। अच्छा। पर हमें देखना पड़ेगा कि कितनी कमज़ोर है हड्डी, तो उस हिसाब से बोन ग्राफ्ट लगाना पड़ सकता है, तो ग्राफ्टिंग करके उसे
और दिन छोड़ना भी पड़ सकता है, जैसे अभी 3 से 6 महीने बात करी, कई पेशेंट्स में तो ये फिर 6 से 8 महीने ले लेता है। अच्छा, बोन की ग्राफ्टिंग पहले करके बोन को मजबूत किया जाता है, जिसमें इम्प्लांट साथ ही कर दिया जाता है। जब सर्जरी कर रहे हैं तो बोन ग्राफ्ट डाल के इम्प्लांट के चारों तरफ उसको सील कर दिया जाता है। कई दफ़ा मेम्ब्रेन वगैरह भी लगवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, कोलाजन मेम्ब्रेन होता है, इससे और बोन को अच्छा सपोर्ट मिलता है और इम्प्लांट भी। बिल्कुल, बेसिल वाली बात मैंने आपकी घुमा दी थी। तो बेसिल मैंने सुना है ना कि बहुत जल्दी से आप जो है 1 हफ्ते में दांत लगवाइए और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, खूब चबा खा सकते हैं, इसके बारे में बताएं आप। वही है कि उसका ज़्यादा जल्दी अगर वो पकड़ बना पाए हड्डी में तो, पर उसमें भी जो हम पहला जो क्राउन देते हैं वो उतना मतलब फिक्स्ड नहीं होता। अगर आप फिक्स क्राउन भी दे रहे हैं, टेम्पररी नहीं दे रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे दांत चबाने के लिए है तो हम थोड़ा सा उससे आउट ऑफ ऑक्लूजन रखते हैं ताकि उतना फोर्स ना पड़े दांत पे। तो ये एक उसका एक तरीका है। अच्छा, इमीडिएट अगर हम लोड कर रहे हैं उस दांत पे, क्राउन लगा रहे हैं, तो यही एक उसका तरीका है कि ज़्यादा भी हमें प्रेशर नहीं देना, तो वो दांत आउट ऑफ ऑक्लूजन रखकर हम पेशेंट को दे सकते हैं परमानेंट। अच्छा, मैंने शुरू में अपने दर्शकों से ये ज़रूर बोला था कि बिकॉज हमारे दांत 32 होते हैं, तो हम कोई एक मिस हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, तो वो जो दांत निकला है उसकी स्पेस को फिल करना ज़रूरी है या ऐसे भी छोड़ सकते हैं? दांत तो कई हमारे पर्पसफुल कर रहे हैं लाइफ में, चबाना, खाना, साफ फूलना, इस सब के लिए तो दांत बहुत ज़रूरी हैं। चेहरे को भी वो एक आकार देते हैं, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। पर इसके अलावा अगर दांत आपका एक जगह से निकल गया है तो जो उसके आसपास वाले दांत हैं वो जगह भरने की कोशिश करते हैं, वो तिरछे हो जाते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जब दांत पूरा जड़ से निकल गया है तो हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, वहाँ से हड्डी घिसने लग जाती है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा चीज़, जब अगर मान लीजिए नीचे का दांत निकल गया है तो जो उसके ऊपर का दांत है उल्टी तरफ का, वो नीचे की तरफ बढ़ने लग जाता है, इसको सुप्रा इरप्शन कहते हैं। अच्छा। तो इतनी सारी दिक्कतें होती हैं तो हमारा ऑक्लूजन ख़राब हो जाता है। ऑक्लूजन मतलब जहाँ पे मुंह बंद हो रहा है, जहाँ चबाने के लिए बंद करते हैं, बोलते समय बंद करते हैं, वो हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो उससे आपके मसल्स पे दबाव पड़ेगा, आपका जो टीएम जॉइंट है उस पर असर पड़ने लग जाएगा, तो ये समस्याएं बढ़ेंगी। दूसरी चीज़, जो आपकी मुंह की लेंथ होती है, वर्टिकल डायमेंशन बोलते हैं, ये कम होने लग जाता है। जैसे हमने बुजुर्गों में देखा होगा, यहाँ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, मुंह छोटा सा लगने लग जाता है, वो इसीलिए है क्योंकि दांत लॉस हो रहे हैं वहाँ से, तो वर्टिकल डायमेंशन कम हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें मतलब दांतों को लेकर हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर लोग होते नहीं हैं। अगर जब हम इम्प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी के मन में, जिसने सुना होता है, तो उसके मन में ये बात आती है कि मैं इम्प्लांट कराने जाऊँगा तो क्या इतना खर्चा मैं उठा पाऊँगा, कितना लगभग, मैं पूरी तरह से तो नहीं पूछूंगी लेकिन अप्रॉक्स बताइए कि लगभग कितना खर्चा आ सकता है? अगर तो, एक दांत की बात करें जी, उसका बताइए। अगर पूरा जॉ हम लोग लगवा रहे हैं उसका भी बताइए। जी। अब तो भारत सरकार की काफ़ी स्कीम्स आ गई हैं, सर्वजन इम्प्लांट करके आ गया है, इसका मतलब है इम्प्लांट फॉर ऑल। तो अच्छा। ये बहुत सस्ते से हमारे इम्प्लांट्स होने शुरू हो गए हैं। लगभग 5,000 से इम्प्लांट की बॉडी डलनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया 3 हिस्सों में है, तो 3 हिस्सों में सर्जरी होगी, मतलब दांत लगाया जाएगा 3 हिस्सों में, और 3 ही हिस्सों में पेशेंट से पैसे भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में सारा जमा भी कराना पड़ता है। तो मान लीजिए 5,000 से स्टार्टिंग है, तो 5,000 में आपकी इम्प्लांट बॉडी डल गई। फिर अबटमेंट का कॉस्ट लगभग 1,000 2,000 तक आता है। 7,000 ये हो गया। फिर दांत लगने का आप मान लीजिए, और ऐसा ही 1,500 2,000 के बीच में आ जाता है। मतलब तो ये लगभग एक दांत का कॉस्ट 10,000 तक का पड़ जाता है इम्प्लांट का। अच्छा, मतलब ये, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको 10,000 का ही पड़े, कहीं 8 का भी हो सकता है, कहीं 12 का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, बार बार आप जैसे सर्जरी की बात कर रही हैं ना, तो इम्प्लांट करवाने के लिए क्या एडमिट होने की ज़रूरत होती है या फिर जो चेयर होती है, डेंटल चेयर, उसी में सर्जरी हो जाती है? बिल्कुल, सर्जरी हमारी चेयर पर ही हो जाती है। माइनर प्रोसीजर रहता है, जनरल एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी हो जाती है। अच्छा, और मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो ये इम्प्लांट के लिए, मतलब उन्हें सोचना पड़ेगा कि हम करवाएं ना करवाएं? सबसे पहले तो मुझे एज भी आप बता दीजिए, किस एज से लोग करवा सकते हैं इम्प्लांट अपने दांतों में? माना यंग एज में अगर हमारा किसी वजह से दांत गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया या टूट गया है, तो क्या हम 14-15 साल के बच्चों का भी इम्प्लांट कर सकते हैं या फिर उसके लिए एक एज होती है? 14-15 साल में अगर उसका पूरा डेंटिशन आ गया है, पूरे परमानेंट दांत आ गए हैं, वैसे तो आ जाते हैं, तो वो एज से भी हम करने की सोच सकते हैं इम्प्लांट।
पर अगर बेस्ट ये रहता है कि जब तक वो अडल्ट हो जाए तब तक हम कोई और प्रोसीजर उसमें लगाएं, कोई और ट्रीटमेंट करें और फिर उसको इम्प्लांट करें, क्योंकि हड्डी भी तब तक डेवलप हो जाती है, मुंह में स्पेसिंग भी प्रॉपर हो जाएगी। तो थोड़ा वेट करके हम करें तो वो और बेटर रहता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जैसे लंबाई बढ़ती है उसी तरह से हमारे जॉ में भी मतलब उसमें भी ग्रोथ होती है, तो इस वजह से हमें एक एज के बाद ही हम इम्प्लांट करवा सकते हैं। अगर 18-20 के बाद अगर हम इम्प्लांट कराएं तो वो ज़्यादा ठीक होगा। और इम्प्लांट को लेकर एक तो सबसे ज़्यादा मन में भय ये होता है कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा है, किस एज में हम करवा सकते हैं और एडमिट हमें होना होता है या नहीं होना होता। और रही बात अब जैसे कि एक बहुत सारे मिथ्स भी जुड़ जाते हैं जब इम्प्लांट की बात होती है, तो क्या कैंसरस होते हैं क्या इम्प्लांट अब, क्योंकि स्क्रू अंदर जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं होगा कैंसरस। तो ये बायोकम्पैटिबल मटेरियल से बनता है। बायोकम्पैटिबल का मतलब यही है कि पेशेंट को एलर्जी होने के चांसेस बिल्कुल नील रहते हैं, ना एलर्जी होगी ना इन्फेक्शन होगा। ये तो हम जनरली बात कर रहे हैं, कुछ हो सकता है कि 0.1% में हो जाए, तो वो तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। वो तो आप कोई भी सर्जरी कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, वो उसमें चांसेस रहते हैं। अच्छा, मुझे ये मटेरियल इनर्ट मटेरियल होता है और ये हर बॉडी के हिसाब का है कि किसी को रिएक्शन नहीं आएगा इससे। अच्छा, तो डरने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे रिसर्च हो चुकी है वैसे तो, कि अभी तक बहुत ऐसे कोई केस मिले नहीं हैं, लेकिन लोगों के मन में मिथ्स तो है ही हैं कि भाई स्क्रू अंदर जा रहा है। जब स्क्रू अंदर जा रहा है तो कई बार ऐसा होता है हमें कई टेस्ट ऐसे करवाने होते हैं जिसमें मेटल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जैसे MRI कराने की बात होती है। तो क्या स्क्रू अगर डला है दांतों में तो क्या उसमें MRI के टाइम पे दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हड्डी ने स्क्रू को पकड़ लिया है, वो ढीला नहीं है कि वो उड़ेगा, या MRI में मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसकी तरफ जाएगा। बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पर एक ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी का MRI होता है तो उसको अपने डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है इसका जो इम्प्रेशन पड़ेगा MRI में तो वो कंफ्यूज ना करें उसे किसी और डायग्नोसिस के साथ। तो इसलिए उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो रेडियोल्यूसेंसी, रेडियो ओपेसिटी MRI स्कैन में आएगी तो डॉक्टर को पता होना चाहिए इतने इम्प्लांट है, इतने क्राउन लगे हुए हैं, तो इसकी हो सकता है शैडो पड़ रही हो, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। बाकी सेफ्टी पूरी है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इम्प्लांट किए जाते हैं ये स्क्रू किस मेटल का, क्या मेटल किस तरह का होता है जो स्क्रू अंदर जा रहा है? तो ये तो सेफ है, तो कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है? बेसिकली हमारे पास होता है कमर्शियली प्योर टाइटेनियम का होता है ये। अब टाइटेनियम के साथ और भी चीज़ें मिलाकर अब बनने लग गई है अलॉयस, उसे और बेटर करने के लिए, जैसे टाइटेनियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। टाइटेनियम तो अपने आप ही फिर चुंबकीय नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल। टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, वैंडियम का होता है एक। अब टाइटेनियम के साथ जर्कोनिया मिलाकर बनाया जा रहा है। तो ऐसे सारे अलॉयस मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में भी यूज़ होता है उसको और बेटर बनाने के लिए। अच्छा, माना सर्जरी हो गई, इम्प्लांट हो गया, उसके बाद क्या ध्यान देने वाली बातें? जब सर्जरी हुई है तब तो फिर टाँका लगाया जाता है, तो एक हफ्ते थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ज़्यादा गर्म खाना नहीं खा सकते, तीखा खाना नहीं खा सकते। अच्छा। और उस तरफ से थोड़ा चबाना अवॉइड करेंगे जब सर्जरी हुई है उसके एक हफ्ते तक। उसके बाद तो आप बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं, पर उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि हड्डी, जैसे हम सब जानते हैं हड्डी की मजबूती किससे होती है? कैल्शियम से होती है। तो अगर इस समय पे हम अच्छा खाना खा पाएँ, टैबलेट्स अगर हम कैल्शियम, विटामिन डी की स्टार्ट करें, डॉक्टर जारी रखेंगे। कॉलर जुड़ चुके, कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो मैम। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुरेश कुमार, देवराज धनतुटिया जी। मेरे मसूड़े नीचे जा रहे हैं, तो उसका इलाज क्या है? मसूड़े नीचे जा रहे हैं तो मतलब अब पहले तो उसका इलाज, सबसे पहला इलाज ये है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डेंटिस्ट के पास जाइए और पूरे मुंह की एक बारी सफाई कराइए। और जिस एरिया में मसूड़े और नीचे जा चुके हैं उसमें डीप क्यूरेटाज कराना पड़ता है, जो भी मसूड़े का ट्रीटमेंट है। फिर आपकी हो सकता है दवाई चलानी पड़े, एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का कोर्स होता है। वो करने के बाद फिर एग्जामिन करते रहेंगे बीच बीच में, मसूड़े अपने वापस जगह पर आ जाते हैं। पर उसके साथ साथ आपको अपने मुंह का स्वास्थ्य बनाकर रखना है, अच्छे से ब्रश करना है, कुल्ला करते रहना है नमक गर्म पानी से 3 बार, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर योगेश्वरी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, लेकिन ये विषय ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारी बातें हमारी अधूरी रह गई हैं। आगे किसी एपिसोड में हम फिर से एक बार इम्प्लांट विषय पर बातचीत करेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने डेंटल इम्प्लांट विषय पर जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको कैसी लगी? फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।